एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हो, कुछ भी, आईफोन, मैकबुक, iMac, एप्पल वॉच, जो भी, या एयरपॉड्स। आज की वीडियो में ना बातचीत करते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली गया था एप्पल BKC, जो कि मुंबई में एप्पल का ऑफिशियल स्टोर है। कई सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की जो किसी भी और रिटेल स्टोर में नहीं होती। उस स्टोर में जाने से ध्यान जाता है उस पूरे स्टोर पर, ऐसा क्या बहुत यूनिक है उस स्टोर में, और कंपनी की फिलॉसफी में क्या इतना डिफरेंट है जिसकी वजह से कंपनी इतनी बड़ी है। और कंपनी का जो फाउंडर था स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से कंपनी इतना बड़ा जे कर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने देखा। सो सिट बैक एंड जस्ट watch the whole video. So hey guys, welcome back to a new video. This is Vishak and you are watching Alpha Intelligence, the place where we discuss technology like never before. If you are a curious mind seeking fresh perspective on science and technology, consider subscribing. सबसे पहले स्टीव जॉब्स शुरू से ही ये सिलिकॉन वैली में पले बड़े, तो इनका जो इंटरेस्ट था वो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बहुत अलग लेवल का इंटरेस्ट इनका डिजाइन में भी था, कैलीग्राफी और वो जो अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना, उन चीजों में, जो ये रीड यूनिवर्सिटी से इन्होंने कोर्स किया था। स्टीव जॉब्स ने जो चीजें बनाई जिससे एप्पल ने इतना बड़ा ग्रोथ लिया, वो तो सबके सामने है, सबको पता है। पर स्टीव जॉब्स ना बहुत सारे और भी काम करना चाहते थे जो वो बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाए, क्योंकि तब तक वो रहे ही नहीं। 2004 के आसपास उनको पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला, और कैंसर के दौरान उन्होंने सोचा, जब शुरू इनिशियल स्टेज में था, उनको लगा, क्योंकि वो वर्कहॉलिक थे, एकदम घुस जाते थे काम में, पूरा भूल जाते थे दुनिया को। एक टर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है उनसे रिलेटेड, दैट इज़ रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। मतलब उनका बिलीफ सिस्टम और उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का था ना कि वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते थे। उनको जो चाहिए था वो चाहिए था। वो ऐसे ऐसे डेडलाइंस देते थे अपने कंपनी के लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि वो लोग भी कहते थे, सर ये इस टाइम लिमिट में ये चीज होना इम्पॉसिबल है, फाइंड अ वे, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन इतने तारीख को अगर ये चीज मुझे चाहिए और होनी चाहिए तो होनी चाहिए, और हो भी जाती थी। जब पैनक्रियाटिक कैंसर, इन्होंने, क्योंकि ये वर्कहॉलिक थे, तो इन्होंने थोड़ा इग्नोर भी किया। इनको लगा अगर ये काम में फोकस्ड रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन भी करेंगे, अपने डाइट वगैरह मेंटेन करेंगे, तो मे बी ही विल कम आउट ऑफ इट। पर ऐसा हुआ नहीं। जो बीमारी थी वो और बढ़ते गई, और एक पॉइंट के बाद वो इतनी बढ़ गई कि अब उसका क्योर भी नहीं था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। 3 जो मेन फील्ड थे उसमें था टेलीविजन, हेल्थ केयर और एजुकेशन। ये बातें कहाँ से पता चली मुझे? ये बातें पता चली इस बायोग्राफी से, जो कि स्टीव जॉब्स की है, बाय वॉल्टर आइजैक्सन। वॉल्टर आइजैक्सन एक रिनाउंड ऑथर है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, रिनाउंड ऑथर है वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स और अभी इलॉन मस्क पर भी बुक्स लिखी। और ये बायोग्राफी है जो उन्होंने इन लोगों के साथ बात करके लिखा। ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीव जॉब्स के, बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ बात नहीं की होगी, पर स्टीव जॉब्स वाली तो उनके साथ बिल्कुल बातचीत करके ही उन्होंने लिखी है। तो ये काफी ट्रस्टेड बायोग्राफी है ये बुक। आखिर के कुछ ईयर में 2011 में डेथ हुआ स्टीव जॉब्स का। कुछ टाइम पहले तक जब ये बुक के लिए बातचीत हो रही थी ना, तो स्टीव जॉब्स ने ये बोला था टेलीविजन के बारे में कि आप क्रैक द कोड। व्हाट इज द कोड? स्टीव जॉब्स की जो फिलॉसफी थी उसमें वो हमेशा फोकस करते थे मिनिमलिज्म पे या सिंप्लिसिटी पे और एलिगेंस पर। सिंपल और एलिगेंट, ये कोर था उनका। जो भी वो क्रिएट करते थे, यूजर इजीली यूज कर पाए उसको, और मतलब आनंद आ जाए उसको उस चीज को यूज करने में। इसको लेके इतना पर्टिकुलर थे स्टीव जॉब्स कि वो अपने घर में ज्यादा फर्नीचर भी नहीं रखते थे, क्योंकि जो रेडीमेड फर्नीचर्स आते थे उसमें से मोर देन आई डोंट नो व्हाट परसेंटेज, लेकिन मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा उनको पसंद ही नहीं आता था कुछ भी। ये जो उनकी बायोग्राफी है, इसका भी जब कवर डिज़ाइन हो रहा था उसमें भी वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे कि मुझे अपने जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, सिंप्लिसिटी और एलिगेंस, उस टाइप का ही कवर चाहिए इस बुक का। और ये दिखता भी है, पता है, मैंने ऐसे ही इसको अपने हॉल के सेंटर टेबल पर रख दिया। कुछ गेस्ट्स आए घर पर, और वो लोग बहुत ज़्यादा, जो आए थे वो लोग बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते नहीं है, पर क्योंकि ये बुक रखी हुई थी ना, दे पिक्ड अप द बुक एंड दे स्टार्टेड गोइंग थ्रू इट, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। ये बुक जब आप हाथ में पकड़ के ऐसे पढ़ते हो ना, तो नॉर्मल लगती है, तो मैंने ऑब्जर्व किया जब ये दूर रखी रहती है ना, तो इस बुक पर बहुत खास ध्यान जाता है। ये जो क्वालिटी थी ना स्टीव जॉब्स की, ये उनको एक्सेप्शनल बनाती थी। वो कस्टमर को इतना अच्छे से, इतने डीप लेवल पे समझते थे कि वो जो भी क्रिएट करते थे उसको कंज्यूमर सेंट्रिक रखते थे। अगर आज भी एआई के ज़माने में जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आज के डेट में हो रहा है, अगर आज के टाइम पे भी वो होते, मे बी क्वांटम कंप्यूटिंग के टाइम पे, तो वो जो भी क्रिएट करते वो हमेशा उसको कंज्यूमर सेंट्रिक ही बनाते, जिसकी वजह से कस्टमर्स इतना ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं एप्पल
को यूज़ करने के बाद। तो ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजिकली फीचर वाइज सब कुछ है एप्पल में, बहुत सारी बेसिक चीज़ें मिसिंग है। एप्पल मतलब आईफोन में जो पॉज बटन होता है ना कैमरा के दौरान, जो हम पता नहीं कब से यूज़ करते आ रहे हैं एंड्रॉइड में, वो अब जाके आया है आईफोन में कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते करते पॉज कर सकते हो बीच में, नहीं तो पहले बंद करना पड़ता था पूरा वीडियो। 2024 में वो फीचर आया, पर फिर भी लोग इतने दीवाने हैं कि जो एक बार एप्पल यूज़ करने लगता है वो देखना नहीं चाहता दूसरे डिवाइसेस की तरफ। रीज़न ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो स्टीव जॉब्स का था वो था। तो टेलीविज़न को जब स्टीव जॉब्स ने नोटिस किया ना, उन्होंने देखा कि यार ये मतलब इसका यूज़र इंटरफेस जो है, जितना तामझाम एक टीवी में है ना, उसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस बहुत हैम्पर होता है। अब जाके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हाई लेवल ब्रांड्स के जो ओलेड टीवीज वगैरह आते हैं, उनके रिमोट में बटन्स कम हुए हैं। नहीं तो अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स के टीवी के रिमोट में, और पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था, भरे रहते हैं बटन्स। यूज़र थोड़ी उतने सारे बटन्स यूज़ करने वाला है। परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि 80% चीज़ें 20% एक्शन से होती हैं। कोई भी चीज़ है उसमें 20% ही इफेक्टिव है। उसमें से आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े ही आप पहनते हो। तो वैसे ही जितने बटन्स हैं टीवी के रिमोट पे, हार्डली 20% ही यूज़ होता है उन बटन का। तो क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखे हो कस्टमर्स के लिए? जो एक गैप उन्होंने मार्केट में देखा कि टीवी का यूज़र एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं है। आई हैव क्रैक्ड द कोड, उन्होंने वॉल्टर आइजैक्सन को बोला है, जो इस बुक में भी मेंशन्ड है। इनिशियल थॉट था कि हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे सीमलेसली सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर ऑपरेट करेंगे। उसी में उनका प्लान था कि एप्पल टीवी भी हम लाएंगे। एप्पल एक फिजिकल टीवी बनाने का भी प्लान था स्टीव जॉब्स का। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता था जब मैं देखता था कि सेट टॉप बॉक्स है एप्पल टीवी का ओटीटी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो भी है। तो यार एप्पल ने ये अपना फ़ोन तो बनाते हैं ये लोग, लैपटॉप भी बनाते हैं, अपना कंप्यूटर भी बनाते हैं, इन लोगों ने टीवी क्यों नहीं बनाया? तो टीवी ये बनाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली तब तक स्टीव जॉब्स रहे ही नहीं। अगर एप्पल का टीवी होता तो आई एम श्योर कि वो भी बहुत स्टैंड आउट करता बाकी मार्केट में, क्योंकि टीवी में अगर देखो ना तो ऐसा कुछ बहुत खास हो नहीं रहा है टीवी में। टीवी अभी तक है, पूरी तरीके से आउटडेट नहीं हो गया, ऑब्सोलीट नहीं हो गया, क्योंकि टीवी ने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया कि टीवी स्मार्ट हो गया मतलब टीवी में इंटरनेट आ गया, यूट्यूब चलने लगा, ओटीटी चलने लगा, इसलिए टीवी रह गया। इंटरनेट नहीं आया होता टीवी में तो फिर टीवी का कोई यूजेज नहीं था आज की डेट में। दैट्स द ओनली रीजन। अब इंटरनेट आ गया इसका मतलब ये नहीं कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया। मैं टीवी नहीं यूज़ करता हूँ। आई थिंक एक वीक में मेरा 1-2 घंटा होता होगा टीवी जितना मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। मेरा काम लैपटॉप फोन पे ही हो जाता है। टीवी में सिंप्लिसिटी और एलिगेंस ये दोनों इनकॉर्पोरेट करने का फुल प्रूफ पूरा प्लान बना लिए थे स्टीव जॉब्स। दूसरा डोमेन था हेल्थ केयर। स्टीव जॉब्स के लिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पर्सनली भी उन्होंने हेल्थ केयर से बहुत एक बैटल लड़ी थी। हेल्थ केयर से रिलेटेड उनका कहना था कि बेसिक पैरामीटर्स जो हेल्थ के हैं वो हर एक ह्यूमन डिजर्व करता है जानना। अभी क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं हमारे हेल्थ के बारे में। सब कुछ एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हॉस्पिटल, वो ही जानते हैं सब कुछ हमारे हेल्थ के बारे में। उनका कहना था कि वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जैसे अभी जो फिटनेस या हेल्थ केयर का जो ऐप है एप्पल का, इससे बेसिक पैरामीटर्स तो इंसान को पता चल जाए कि हाँ यार मैं सही हूँ, मेरा हेल्थ सही है, और वो एक्यूरेट डेटा हो ऑब्वियसली। और ये हमें देखने को मिला है कि एप्पल वॉचेस ने और ये ऐप्स ने जो एप्पल के हैं, इन्होंने दुनिया भर में लोगों को बहुत डेडली डिजीजेस से बचाया है, क्योंकि पहले ही पता चल गया कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है या होने वाला है। वो जाके डायग्नोसिस करवाए और पता चला कि हाँ ये बात सही थी। तो हेल्थ केयर के भी डोमेन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते थे स्टीव जॉब्स, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक भी, मोस्ट प्रोबेबली कि हॉस्पिटल्स में भी वो चेंजेस करना चाहते थे हेल्थ केयर सिस्टम में पूरा, जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो पाए, जो थोड़े बहुत आज देखने को भी मिलते हैं एप्पल के एप्स एंड ऑल वो सब चीज़ों में। एंड थर्ड वाज एडुकेशन। एडुकेशन मैं भी मानता हूँ यार कि एडुकेशन ना, एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो पहली चीज़ जिससे वो एक्सपोज होता है वो एडुकेशन होता है। बचपन से सबको स्कूल जाना है, 8-10 पीरियड जितने होते हैं स्कूल में पढ़ना ही है, और मैथ्स फिजिक्स तो नहीं होता बचपन में, साइंस ईवीएस जो पढ़ाया जाता है वहाँ से शुरू हो जाती है पढ़ाई। एडुकेशन का एक्सपीरियंस बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है एक इंसान पे एडुकेशन। लर्निंग का कैसा अप्रोच है उसका। कुछ लोग हैं लर्निंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इतना मज़ा आता है उनको कुछ सीखने में, कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं। और देखा जाता है कि जितने भी लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करते हैं ना किसी भी फील्ड में, ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे लर्निंग से इतनी नफरत
कर बैठते हैं, क्योंकि इनिशियल एक्सपीरियंस लर्निंग का उनका इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो बाद में भी दे डेवलप एन अवर्जन टुवर्ड्स लर्निंग, नहीं मुझे नहीं सीखना या ज्ञान मत दे सॉर्ट ऑफ। तो स्टीव जॉब्स चाहते थे कि लर्निंग का एक्सपीरियंस, लर्निंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल दें बच्चों के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या किया कि बुक्स लेके जाते हैं बच्चे। अब मुझे भी याद है छोटे क्लास में 3-4 में इतनी बुक्स लेके मैं जाता था कि पीठ दर्द हो जाता था। अब बचपन में लगता था कि ये तो करना ही पड़ता है यार, इतनी किताबें हैं तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं करता था कि मैं किताबें निकालता नहीं था। मान लो आज मंडे है, ठीक है, या मान लो आज वेडनेसडे है और किसी चीज़ का क्लास थर्सडे को होने वाला है, तो मैं इतना कौन कि ये बुक निकाल के रखो, कल वापस ये बुक लाना भूल गए तो मैं सब कुछ रख के रखता था बैग में, उसके सब बैग और भारी हो जाता था। स्टीव जॉब्स का कहना था कि क्यों इतने सारे बुक्स बच्चे ढोएंगे रोज़ स्कूल तक और वापस लाएंगे, हम आईपैड देंगे इनको, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक मशीन जिसमें आराम से आप नोट्स बना सकते हो, उसी में आपके ऐप्स के फॉर्म में बुक्स आ जाएंगी, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। कुछ अपडेट करना है करिकुलम में, हम तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अपडेट कर देंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का जो प्लान था, यही तो कितना रिवोल्यूशनरी आज की डेट में। देखो कितने लोग आज की डेट में आईपैड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उनके लाइफ में भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। और यहाँ तक कि ये भी जो हम आज की डेट में नहीं ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप्स फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा इंटरैक्ट करने का तरीका इन मशीन से बदल चुका है। आज से 15 साल पहले कुछ भी चाहिए होता था इंटरनेट पर तो हम वेबसाइट पर जाते थे। आज अगर वेबसाइट पर जाना पड़ता है तो पहला क्वेश्चन आदमी पूछता है कि ऐप नहीं है क्या इसका, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है ऐप स्टोर्स प्ले स्टोर्स की। तो ऐप स्टोर का कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप किया स्टीव जॉब्स ने कि जब आप आईफोन पे या अपने मशीन पे काम कर रहे हो तो आप एक स्टोर से जाके ऐप्स डाउनलोड करके वो एक सीमलेस एक्सपीरियंस ले पाओ ओवरऑल सब चीज़ों का, जिसकी वजह से ऐप्स और ऐप स्टोर भी डेवलप हुआ। तो इस तरीके से एडुकेशन को भी वो पूरा बदलना चाहते थे। एडुकेशन से रिलेटेड मैंने एक क्लिप देखा स्टीव जॉब्स का जो आई थिंक काफ़ी पुराना था। उसमें वो कह रहे थे कि स्कूल उनको पसंद नहीं था, स्कूल में उनका ध्यान भी नहीं रहता था क्लास में, पर बुक्स बहुत अट्रैक्ट करती थी उनको, क्योंकि उनका कहना था कि स्कूल मुझे एक प्रिजन जैसा फील होता था, पर बुक्स एक लिबरेशन जैसा लगता था कि मैं आज़ाद हो गया उस स्कूल उस क्लास से। तो बुक्स वो पढ़ते थे, तो उनका कहना था कि बुक्स बहुत फैसिनेट मुझे इसलिए करती थी क्योंकि मैं पढ़ सकता था कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था, हज़ारों साल पहले एरिस्टोटल क्या कह के गए थे वो मैं पढ़ सकता था, पर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था एरिस्टोटल से, मतलब पूछ सकता था पर मुझे आंसर नहीं मिलता। ये भी उन्हीं का कहना था। मैं बहुत फैसिनेट होऊंगा उस दिन जिस दिन हम कुछ ऐसी मशीन बना पाएँ जिससे हम पूछ पाएँ कि मान लो अगर आज एरिस्टोटल होते, इस सिचुएशन में क्या करते, इस सिचुएशन में क्या जवाब देते। और वो उनको बहुत फैसिनेट करता था ये सोचना। आज की डेट में देखो AI लैंग्वेज मॉडल्स जैसे ChatGPT और भी जो लैंग्वेज मॉडल्स, इनसे आप पूछ सकते हो कि आइजैक न्यूटन इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, गैलीलियो गैलीलाई यहाँ पे क्या करता है। अभी इलॉन मस्क ने तो कहा भी था ना कि मैं चाहता हूँ कि AI गैलीलियो टेस्ट पास करे। तो गैलीलियो टेस्ट कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जो बैठ के AI एग्जाम देगा। वो चाहते हैं कि गैलीलियो ने जैसे उस वक्त के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को पूरा क्वेश्चन किया ना, कि नहीं जो तुम लोग सोचते हो ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, मेरे पास पूरा प्रूफ है इस चीज का। इलॉन मस्क का कहना है कि AI भी वैसा करे। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अगर AI गैलीलियो के टाइम पे होता ना तो वो भी कहता कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, क्योंकि उस वक्त के लोग वो मानते हैं और वही लोग उस AI को बनाते। AI भी यही कहता। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो चाहते हैं कि अभी का AI भी ये बोले। मेरे लिए देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता कि AI के इस दौर में अगर स्टीव जॉब्स होते तो वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक डायरेक्शन देते, क्योंकि स्टीव जॉब्स की एक क्वालिटी थी, वो मार्केट लीडर थे। वो जो भी करते थे वो लीड करते थे मार्केट को। मैंने स्टीव जॉब्स से भी थोड़ा इंटरेक्ट किया, क्योंकि स्टीव जॉब्स से मैंने ChatGPT से इंटरेक्ट किया। स्टीव जॉब्स जिस वक्त लॉन्च इवेंट्स करते थे ना खास करके, और बहुत एक्टिव थे, जाके टॉक्स वगैरह देते थे, तब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी। तो उतना टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हमेशा से था, हमेशा से गैजेट्स पे ध्यान जाता था, साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, पर इतना नहीं पता था कि स्टीव जॉब्स को भी सुन सकते हैं या इस इंसान को भी सुनना चाहिए, उतना आइडिया ही नहीं था बचपन में। स्टीव जॉब्स ने जब पहला अपना आईफोन लॉन्च किया ना, वो क्यों इतना रिवोल्यूशनरी डिवाइस साबित हुआ। यूट्यूब पे है, आई थिंक उस पर 20 मिलियन के आसपास या थोड़ा ज़्यादा ही व्यू है उससे। उसके पहले तक, आईफोन से पहले तक उन्होंने आईपैड लॉन्च कर दिया था, और इंटरनेट का तो एक बज़ क्रिएट हो ही गया था पूरा। आईपैड का जो iTunes और वो जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस था, उसके दीवाने लोग पहले से थे। आईफोन के साथ स्टीव जॉब्स ने बोला कि जो कीबोर्ड है ना,
एक फ़ोन में। उसके उस टाइम तक अब जैसे ब्लैकबेरी और जो क्वालिटी कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे ना, वो उनका भी एक अलग क्रेज़ था। जो बिज़नेस क्लास के लोग होते थे वो बड़ा प्रेफर करते थे क्वालिटी कीपैड वाले फ़ोन की, इसमें इतने सारी कीज़ हैं और मेरा आराम से मेरा काम हो जाता है, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा डिवाइस है, कितना एफिशिएंट है। स्टीव जॉब्स का कहना था कि इतना बड़ा फ़ोन है, उसमें आधा स्पेस कीबोर्ड लेके रखा है। क्यों? वो तो परमानेंटली ऑक्यूपाई हो गया ना, आपके पास स्क्रीन के लिए इतनी सी जगह है, क्यों ना उस कीबोर्ड को हम लाएं और हटा लें जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे पूरा का पूरा स्पेस हमारे लिए यूजेबल हो जाएगा। उस हिसाब से यूज़र इंटरफेस उन्होंने डिज़ाइन किया कि जब हमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है तो कीबोर्ड हट जाए। आईपॉड का जो एक्सपीरियंस था वो तो उस फ़ोन में इंटीग्रेट किया ही, फ़ोन की सारी कैपेबिलिटीज़ इंटीग्रेट की और इंटरनेट भी उस डिवाइस में जब उन्होंने इंटीग्रेट किया, आईफोन के लिए पागल हो गए लोग पूरा। पहले आईफोन का जो बज़ था, जो क्रेज़ था ना, वो पूरी दुनिया में इतना हाइप क्रिएट हुआ पहले आईफोन के लिए कि आज भी उस टाइम के जो लोग हैं दे नो अबाउट इट। हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, तो हालांकि उस वक्त तो बहुत छोटे थे, लेकिन उसके 2-4 साल बाद हम लोग को जब थोड़ा समझ में आने लगा तब हमारे बीच में भी डिस्कशन होता था कि अरे आईफोन है ये, मतलब इतना अच्छा फ़ोन है, इस तरह का डिस्कशन हम भी करते थे। आज के टाइम जब टिम कुक CEO हैं एप्पल के, तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि एप्पल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड। एप्पल का रेवेन्यू बहुत स्टेडी है, कहीं हो सकता है कुछ रीजन में डेफिनेटली हो सकता है कम हुआ हो, तो कहीं बढ़ा भी है, पर ओवरऑल एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है एप्पल का बीते सालों में। और हर साल एप्पल अपना नया नया डिवाइस रोल आउट भी कर रहा है। टेक्नोलॉजिकली मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, एक अच्छे पावरफुल इन्वेंटर की बहुत ज़रूरत है एप्पल को। एज अ पर्सन जिसको साइंस में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे एक्चुअली टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस बहुत इंटरेस्ट करती है। अभी मैं रिसेंटली जीपीएस के बारे में पढ़ रहा था। हम जीपीएस कितना यूज़ करते हैं आज की डेट में, लेकिन कितनी प्रोफाउंड टेक्नोलॉजी, प्रोफाउंड साइंस और मैथमेटिक्स है उस टेक्नोलॉजी के पीछे। तो आई वुड वांट कि एप्पल जो अपने टेक्नोलॉजी है उसको भी अपडेट करे, क्योंकि बीते 4-5 सालों में ना वही थोड़ा सा कैमरा इन्हांस, थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन, थोड़ा सा बेटर रिफ्रेश रेट, यही सब चीज़ें ओवरऑल दिख रही हैं। आई वुड वांट स्पेशली विद 2025 जब आईफोन 17 सीरीज आने वाला है, तो एक अच्छा लीप हो टेक्नोलॉजी वाइज भी। बाकी यूज़र एक्सपीरियंस तो एप्पल का डेफिनेटली अच्छा रहता ही है। अगर अभी स्टीव जॉब्स होते तो आई एम श्योर जो प्रोडक्ट लाइन है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एप्पल की आगे बढ़ रही है ना, ये काफ़ी अलग होती। वो मीडियोक्रिटी के लिए सेटल होते ही नहीं थे। वो अभी जो भी चीज़ थोड़ी सी भी एवरेज है उसको हटा के वो अपना कुछ एक नया इनोवेशन ले आए होते जो ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक होता है, ह्यूमन सेंट्रिक या कस्टमर सेंट्रिक होता है, जो कस्टमर्स को और ज़्यादा पसंद आता। आपको क्या लगता है एप्पल एज अ कंपनी के बारे में, या स्टीव जॉब्स के बारे में, या एप्पल के डिवाइसेस के बारे में? आपका यूजर एक्सपीरियंस और आपका थॉट प्रोसेस क्या है? जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आइडिया है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।